आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, भारत में पिछले कुछ समय से इंफ्रास्ट्रक्चर या नए नए प्रोजेक्ट्स लगाने हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है। और इन तेज़ी से विकास के पीछे सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरत पड़ती है वो होती है निम्न श्रेणी के रोज़गार की या मध्यम श्रेणी के रोज़गार की। तीन श्रेणी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। और इन कामगारों की सुरक्षा के लिए कि उनको यह काम करने के साथ भी, जैसे एलआईसी का एक पार्ट स्लोगन है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसे ही इसका भी एक स्लोगन है कि काम करते के साथ भी और काम करने के बाद भी और काम करने के साथ भी फैमिली के साथ खुद का भी सुरक्षा इसको कैसे सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एक भारत सरकार का एक जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसमें दो तरह की स्कीमें चलाई जाती है। एक है ईएसआईसी स्कीम और दूसरी है पीएफ स्कीम, प्रोविडेंट ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज बात करेंगे ईएसआईसी स्कीम के बारे में। ईएसआईसी स्कीम क्या है, इसके एक कैसे काम करता है और इसके मेन जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है। तो ये सही स्कीम, जैसे बहुत बड़ा संगठित क्षेत्र का रोजगार भारत में है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा निम्न और मध्यम श्रेणी के काफ़ी ज़्यादा रोजगार में काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और उन लोगों को जिसमें काफ़ी ज़्यादा लगे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए, उनके परिवार की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक काफ़ी बढ़िया स्कीम काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। लगभग 50 साल से ही चला आ रहा है, लगभग 50 साल से चला आ रहा है। तो काफ़ी बढ़िया स्कीमें, तरह तरह के इसमें इम्प्रूवमेंट मतलब मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट रिवीजन किए जाते हैं समय समय पे। तो अभी फ़िलहाल के समय में जो इस स्कीम के बारे में उसके बारे में बात करते हैं। स्कीम क्या है, जैसे ईएसआईसी योजना से जुड़ना अब पहले से ज़्यादा हुआ फ़ायदेमंद। ईएसआईसी योजना जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन योजना है, ये काफ़ी पहले तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा क्रिटिकल होता था, लेकिन अभी नॉर्मली इससे जुड़ना काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो चुका है। इसमें नियोक्ताओं के लिए अंतर, नियोक्ताओं मतलब जो आपकी कंपनी होगी, जो कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उसको नियोक्ता बोला जाएगा। एम्प्लॉयर के द्वारा इसमें जो अंशदान होगा 4.7% के से घटाकर 3.25% कर, पहले इसमें 4.7 4.75% था, वो घट के 3.25% हो गया। और जो कर्मचारी हो गए, जो एम्प्लॉई हो गए, उनका जो परसेंटेज हो गया 1.75% से घटाकर कितना 0.75% कर दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम करने से इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग नॉमिनेट करने के लिए आगे आएंगे। और बड़े बड़े जो संगठन मतलब कंपनियां हैं वो भी इसमें आगे आएंगे और इसके साथ जुड़ेंगे, जिससे चलते जितने भी संगठित क्षेत्र के जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। इसमें कर्मचारियों को टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जबकि नियोक्ताओं पर वित्तीय भार कम होगा। इसमें क्या होगा, जैसे जो हमारा कंट्रीब्यूशन पहले 1.75% था, लगभग 1% कम कर दिया गया है, 0.7% कर दिया गया। इससे क्या होगा, हमारी जो जैसे हमारी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी होता था और नेट सैलरी होता था, उसमें जो डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, वो डिडक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और नेट सैलरी जो हमारे पास हमारे हाथ में आएगा कट के, वो थोड़ा सा उसमें ग्रोथ हो जाएगा, एक मतलब कुछ बढ़ जाएगा। और जो एम्प्लायर होते हैं, एम्प्लायर में भी जो 4.75% से घट के 3.25 हो गया, मतलब 1.5% लगभग मतलब 1.5% उसमें भी कम हो गया। तो उसमें भी क्या होगा, नियोक्ताओं पे जो बर्डन होता था वो बर्डन भी कम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। जिससे चलते दोनों चीज़ें, या तो नियोक्ता हो गया, एम्प्लायर हो गया, और एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी, दोनों का एक तरह से ईएसआईसी स्कीम के साथ जुड़ने में काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल साबित होगा। ये जो स्कीम मतलब इसमें नया नया जो अमेंडमेंट अभी फ़िलहाल जो अमेंडमेंट किया गया है वो पिछले कुछ सालों में, ईएसआईसी योजना के अंतर्गत मिलने वाले इतला वही रहेंगे जिसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जिसका जो मेन बेनिफिट्स था वो पहले जैसा ही चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा ईएसआईसी एक्ट संगठित क्षेत्र के कार्यखान, इसमें क्या है, इसमें जहाँ जिस एम्प्लॉयर के पास 10 या इससे ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हों, जैसे मान लीजिए किसी अब जो छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पैसे बचाने के लिए ये लोग ईएसआईसी स्कीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, या तो जो सब मेन जो एम्प्लॉयर होता है वो तो प्रेशर दे के करा देता है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कभी कभी क्या करते हैं कि अपने आप को उससे अलग रहना चाहते हैं। और बहुत कॉन्ट्रैक्टर अपने मेन जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर होता है, मेन जो कंपनियां होती है, जो मेन जिसके पास वो काम करते हैं, वो बोलती है नहीं आपको करनी है, तो फोर्सफुली कराती है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर मैंडेटरी इंप्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स
में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर छोटे मोटे छोटे बड़े जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो उनका मंथली प्रोग्रेसिव बिल होता है उसके साथ ही मैंडेटरी कर देती है कि पीएफ का जो एचआर कंप्लेंस है, जो भी कंप्लेंसेज आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं लोकल और सेंट्रल लेवल की, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की, वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका बिल का प्रोसेसिंग नहीं होता है। लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर वाले हैं या छोट मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर पेटी कॉन्ट्रैक्टर टाइप के हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, तो उसके चलते आप इम्प्लाई भी सामने प्रपोज कर सकता है, भाई ESIC स्कीम में हमको नॉमिनेट करो और ख़ुद को भी नॉमिनेट कराओ। तो ये सब चीज़ें इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा इम्प्लाई जहाँ भी जिसके साथ भी कामगार हो इम्प्लाई हो काम करते हैं तो ESIC वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। कारखाना हो संस्थान हो कहीं भी हो 10 से ज़्यादा और इससे व्यक्ति ज़्यादा कार्यरत हो तो वहाँ पे लागू होता है। प्रति माह 21,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ESIC योजना के हित लाभ के पात्र है। 21,000 का लेवल जो है उसके लेवल के नीचे 21,000 तक जो पाते हैं एम्प्लॉई, जो उनका सैलरी होती है उसको वो ESIC योजना में अपने आप को नॉमिनेट करा सकते हैं और उसके जो बेनिफिट्स है उसको पाने के लिए वो एक तरह से मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके बारे में ये हो गया ESIC स्कीम के बारे में। इसके कुछ क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, तो लाभ को थोड़ा सा अभी देख पाते हैं। चिकित्सा लाभ, इसमें क्या होता है चिकित्सा लाभ, ESIC बीमा रोजगार में शामिल होने की तिथि से स्वयं एवं अति आश्रित जन के लिए उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। इसमें क्या होता है जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल में जो कंपनियां काम करती हैं ना, तो वो अपने एम्प्लॉय के लिए एक तरह से मेडिकल फैसिलिटी देती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी देती है। तो उसमें क्या होता है एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, साल भर में इतने आपको इतने तरह की चीज़ें का मेडिकल इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं या तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वैसे ही ESIC में वैसे ही है, जितने भी आपके आश्रित जन है जो आप पे डिपेंडेंट है, माता पिता हो गए, पत्नी हो गए, बच्चे हो गए और आप खुद स्वयं, इसमें आप चिकित्सा लाभ इसके थ्रू ले सकते हैं। बीमारी हित लाभ, बीमारी के कारण अवकाश जो भी छुट्टी आपको लेना पड़ता है उसमें आय अर्जन समाप्त होना नहीं है। मतलब बीमारी आपको हो गई है और आप छुट्टी लिए हैं तो उसमें आपका जो आय अर्जन है उसके कुछ परसेंटेज आपको मिलते रहेगा, तो एक इसका बेनिफिट है। निःशक्तता हित लाभ, इसमें आप जैसे पार्सलिटी मतलब आपका कुछ पार्शियल आपका कुछ विकलांग हो जाता है तो आपको आय अर्जन अक्षमता मतलब इसमें अक्षमता में कंसिडर नहीं होगा। अगर आपको चोट लग जाता है उसके ठीक होने तक अस्थायी निःशक्तता के मामले में जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन का भुगतान करता है। मतलब आपको चोट लग जाता है और आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, मतलब वो काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए मासिक पेंशन भुगतान मिलते रहेगा। मातृत्व हित लाभ, सबसे बड़ा लाभ ये है, जितने भी लेडीज मतलब महिला कामगार लोग, महिला कार्य मतलब काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनमें नवजात शिशु का स्वागत करने के लिए मातृत्व हित लाभ भी इसमें इंक्लूड किया गया। ESIC में भी जोड़ा मतलब कंटिन्यू चल रहा है। ESIC मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक, कमीशनिंग माह तथा दत्तक माह को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान करता है। इसमें क्या होता है जितने भी मतलब लेडी हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर कमीशनिंग मतलब दूसरे कोख में जो बच्चे भी पैदा किए जा रहे हैं उसमें भी, तो दोनों माह के कंसिडर में 12 सप्ताह तक मतलब 12 सप्ताह की जितनी भी उनका औसत वेतन है उसका 100% वो मिलता है उनको, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। फिर उसके बाद से अति आश्रित जन का हित लाभ, जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ESIC रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु के मामले में आश्रित जन के विरुद्ध नियत अनुपात में मासिक पेंशन का भुगतान करता है। मतलब इसमें क्या होता है पेंशन एक तरह से कंट्रीब्यूट जो आप कंट्रीब्यूट हर महीने कर रहे हैं अपने सैलरी से, तो अगर आपका काम करते समय आपकी मृत्यु हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कामगारों की कोई मृत्यु हो जाती है, कोई आश्रित, तो उनके ऊपर जो भी आश्रित जन है उनको एक जितने भी डिपेंडेंट लोग हैं उसमें एक परसेंटेज डिवाइड कर दिया जाता है, उस परसेंटेज हर महीने उन लोगों को मिलते रहेगा, तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। बेरोजगारी भत्ता, रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है। इसमें मतलब 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद भत्ता प्रदान करता है। अगर रोजगार के चोट के कारण अस्थायी मतलब डिसेबल हो जाता है आदमी अस्थायी रूप से, तो एकदम 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद भत्ता प्रदान करता है। फिर आपका इसमें वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल,
वृद्धावस्था के बाद भी स्वस्थ जीवन का आनंद उठाएं। इसमें क्या होता है, ईएसआई अस्पतालों में और जो मेडिकल फैसिलिटी जहाँ मिलती है वहाँ भी आपकी अगर जो काम करने की जो आयु होती है उसके बाद भी आप क्रॉस कर चुके हैं तो चिकित्सा लाभ उनको मिलते रहता है। जिनमें भी आपका इंश्योरेंस वाले जितने भी लोग होते हैं जो पहले से कंटिन्यू करा के चल रहे होते हैं उनको भी एक तरह से रिटायरमेंट के बाद भी सब चीज़ें मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण, इसमें क्या होता है, समय समय पर व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ईएसआई से रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई निःशक्तता के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या 123 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करता है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर आपका आता है शारीरिक पुनर्वास। रोजगार के दौरान चोट लगने का अर्थ दैनिक आजीवन की हानि नहीं है। या रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक निःशक्तता के मामले में भी नामकृत व्यक्ति जब कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है उसे अस्थायी निःशक्तता हित लाभ की दर से भुगतान किया जाता है। जो भी हम पहले बात किए थे, अगर कोई भी चीज़ इसमें कंडीशन होता है तो उसके अनुसार उसको पेमेंट मिलते रहेगा। अन्य हित लाभ, प्रसूति व्यय, मतलब ईएसआईसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जहाँ वहाँ पे ईएसआईसी की 2 मामलों तक 5,000 रुपये प्रति मामले की दर से भुगतान करता है। मतलब जो भी लेडी प्रेग्नेंट वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, वो अगर जहाँ भी ईएसआईसी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे 2 मामले तक 2 बच्चों तक 5,000 रुपया प्रति मामले में, मतलब एक बच्चे में 5,000 रुपया मिलेगा, एक तरह से भुगतान किया जाएगा जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो फाइनली किसी के साथ होना है हम तो यही कल्पना करेंगे, लेकिन फिर भी अगर होता है तो अंत्येष्टि पे, मतलब कोई अगर ईएसआईसी जो इंश्योरेंस वाला बंदा है वो काम करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी बीमा अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय या जो भी उसका एक्सपेंसेस हो रहा है वो या अधिकतम 15,000 रुपये का नगद भुगतान इसके थ्रू ईएसआईसी योजना में होता है। तो दोस्तों आज बात हुई ईएसआईसी योजना के बारे में, डिटेल बात की गई, क्या क्या इसके है क्या और इसके स्कीम क्या है और इसके मेन जो बेनिफिट्स हित लाभ हैं वो क्या क्या हैं और क्यों इसमें लोगों को जोड़ना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। एम्प्लॉई को जोड़ना, एम्प्लॉयर को जोड़ना क्यों इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संगठित क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैपन, मतलब कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो भी कामगार काम कर रहे हैं, निम्न श्रेणी के या मध्यम श्रेणी के जो भी रोजगार यहाँ पे हुए और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अगर समुचित सुरक्षा का दिया जाए, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट तो प्रदान करते हैं मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन छोटे लेवल में कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड नहीं करते, तो उनके लिए डब्ल्यूसी और ईएसआईसी 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।